बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 10th क्लास प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2025 का मैथमेटिक का पेपर आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा इसके जो एमसीक्यूज हैं आज हम इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसका प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। अच्छा बेटा, तो सेक्शन सी में ए में जो है वो इस एमसीक्यूज से रिलेटेड कोई और एमसीक्यूज भी अगर बिलोंग करता है तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब फर्स्ट में देखो, आपको एक सेट मिला है जिसमें कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 वट एवर वो भी सेट हो, बी दिया गया 2 4 6 और कहता है कि ए माइनस बी करें। अब अगर देखें, डिफरेंसेस बहुत तरह के हैं। ए माइनस बी पूछ ले, बी माइनस ए पूछ ले, सी माइनस बी पूछ ले, या इसको इस तरह करके भी पूछ सकता था, ए अपॉन बी ऐसे लिख के पूछ सकता था, ये ए स्लैश डाल के ऐसे पूछ सकता था, ए अपॉन बी। इसका मतलब यही था कि हमारे पास यहाँ पर ए माइनस बी ही पूछ रहा है। तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो ए माइनस बी पूछे, मतलब फर्स्ट वाले सेट्स के एलिमेंट्स में से बी सेट के एलिमेंट को माइनस किया जाए और जो रिमेनिंग ए सेट के एलिमेंट्स बचे सिर्फ वो लिखे जाएं, ये मतलब होता है फर्स्ट सिंपल ये डिफरेंस का। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए का सेट है आप देख रहे हो 1 2 3 एंड 4 है, बीच में आएगा माइनस, और बी के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास हैं 2 4 6। अब रिपीटिशन तो हो भी नहीं सकती क्योंकि वो सेट ही नहीं होता। अगर कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेट एलिमेंट एक्स्ट्रा भी आ जाए तो फिर भी रिपीटिशन नहीं होती, वो सेट नहीं होता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है और ये 4 है, 2 है और ये 4 है, हमने कैंसिल कर दिया। अब इसका जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना वो 6 है। इसके रिमेनिंग एलिमेंट 1 3, क्यों? क्योंकि हम ए में से बी को माइनस कर रहे थे, चूंकि हम ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे थे, तो ए के एलिमेंट्स बचेंगे रिमेनिंग 1 और 3। तो ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इन केस अगर ऐसा ना होता, वो हमने कहता कि ए सिमेट्रिक बी फाइंड करें, तो सिमेट्रिक वो वाइड डिफरेंस होता है जिसमें दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं 1 2 3 4। हमने लगाया सिमेट्रिक और बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 6 है, 2 4 6 था। हम देख लेते हैं। अच्छा खैर 2 4 6 चलें, 2 4 6 क्योंकि अभी मैंने यहाँ लिखा था इसके ऊपर ये आ गया है। अच्छा जी 2 4 6। अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या किया, 2 कैंसिल किया एंड 4 कैंसिल किया। अब रिमेनिंग, अब हमारे पास सिमेट्री का मतलब क्या, दोनों के। अब 1 b 3 b और इसका जो बेचारा है 6 बचा है, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ए माइनस बी में एक्सक्लूडेड होगा ये 6, पर ये डेल्टा में या सिमेट्रिक में ये इंक्लूडेड होगा। तो ये डिफरेंस होता है अगर यहाँ पे ये आ जाए। ठीक है जी, दोनों कंडीशंस आपको गाइड कर दी। आगे आ जाओ, कहता है इन द रेशियो एल इज टू एम, एल इज कॉल्ड। देखो कहता है एल इज टू, रेशियो को इज टू पढ़ा जाता है ना, एल इज टू एम। और ये एल क्या है बेसिकली, अगर वो एम पूछ लेता है, एल बेसिकली देखो इन रेशो में, जैसे कि आपको पता है कि देखो फॉर एग्जांपल 1/2 है ना। अब 1 आपके पास न्यूमिनेटर है और ये आपके पास आपका डी है डिनोमिनेटर है। इसको जब हम रेशो में लिखते हैं, हम 1:2 लिखते हैं ना ऐसे करके, तो इन रेशो में इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट। क्या कहा जाता है फर्स्ट वाले को? एंटीसीडेंट। अगर वो आपसे 2 का पूछ लेता कि 2 क्या है, तो आप इसको कहोगे कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ भी होगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मेरा फर्स्ट ऑप्शन कॉन्सिक्वेंट ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो आपसे उसने एल पूछा है, फर्स्ट वाला पूछा है, तो वो एंटीसीडेंट है। अगर वो आपसे एम पूछता है तो आप कॉन्सिक्वेंट पे निशान लगाते। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे कहता है एमसीक्यू नंबर 3 में, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ए अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए सेट टू बी। देखो भाई, अगर हम अपना जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की, आपको तो पता ही है ना कि जिसमें नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और दोबारा से ही वो हमें अगेन वही ए सेट वापस, जो ए मैट्रिक्स है वो वापस आ जाए। मतलब एग्जांपल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, कोई भी स्क्वायर ले लेते हैं ना, 1 1 -1 1 2 0 -1 0 एंड 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है,
कि नंबर ऑफ रॉस को कॉलम बना दो, ये कॉलम को रॉ बना दो। अब ये नंबर ऑफ रॉस है ना, देखेंगे रॉस जो है वो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रन कर रही हैं और जो कॉलम्स है वो वर्टिकल रन कर रहे हैं। अब हम इसको देखो उठाकर 1 1 -1 सेकंड वाली इस वाली रॉ को उठाओ और इसको कॉलम बना दो 1 2 0। देखिए मैं कॉलम बना रही हूँ। थर्ड वाला उठाओ -1 0 एंड 5, ये हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया। तो आप एक चीज नोट कर रहे हो कि ट्रांसपोज करने पर भी ये सेम इसी मैट्रिक्स जैसा है जो ए है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आ रही। इसीलिए कहा जाएगा कि अगर ए ट्रांसपोज लेने के बाद किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा अपने ही मैट्रिक्स जैसा आ जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेट्रिक। अभी थोड़ी देर पहले माजरत है, गलत बोल दिया था मैंने, वो सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सिमेट्रिक ही होगा। अगर यहाँ पे वो -a पूछ लेता है, इस तरीके से कर कर दिखाती हूँ, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 0 1 -2। मैं आपको कुछ जो है एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। 1 0 3 2 -3 एंड 0। ठीक है, अब इसका हम क्या करने जाते हैं? ट्रांसपोज कर लेते हैं। अब करो इसको। अब ये 0 है ना, ये पूरी रॉज उठाओ और कॉलम बना दो 0 1 2। सेकंड वाला उठाओ यहाँ से 1 0 -3, इसको उठाओ -2 3 एंड 0। क्या चीज नोट की आपने? सिवाय 1 एंड 0 के बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? अगर मैं माइनस यहाँ से बाहर कॉमन उठा लूं, यहाँ से बाहर निकाल लूं, तो तब वो -1 के इक्वल होगा ना। देखो ये +2 है, नेगेटिव हो गया, +3 था ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। या आप एक काम कर सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो बाकी सेम एज इट इज एक ही तरह इसको कर सकते हैं कि अब यहाँ से अगर आप अपना कॉमन जो है वो बाहर निकाल लेते तो ये नेगेटिव वाले सारे के सारे क्या हो जाते? पॉजिटिव हो जाते। तो फिर हमारे पास ये सेम मैट्रिक्स जो है ना वो एक ही जैसा बन सकता था। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है ना, अगर हम ट्रांसपोज लें और वो -1 के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। सिर्फ ये समझाने का मकसद है। ठीक है जी, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए अच्छा, यहाँ पे कह रहा है अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक्स की वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है, जो हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा ना, डिटर्मिनेंट के जरिए हमें इसको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 2 1 और x। ठीक है जी, अब क्रॉस कर लेते हैं AD माइनस BC। आप सबको पता है AD माइनस का BC, तो आप निकालो यहाँ पे। तो एक और चीज भी इन्होंने बताई है कि आगे कह भी रहा है यहाँ पर, देखो अब A हमारे पास क्या है? यहाँ पे 5 है, जबकि dx है -2 और ये 1। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5x, ये वाला साइन कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो है क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 1 2। जिसको फाइंड करना होता है वो क्या कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जिसको फाइंड करना है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। एक्स को अकेला छोड़ना है तो एक्स के बराबर में जो भी चीज है, इन्होंने ये भी तो बताया है ना यहाँ पर, ये चीज बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर का मतलब क्या है? यहाँ पे 0 है ना, तो आप 0 भी लगाकर इसको फिर सॉल्व करोगे, अदरवाइज इसे नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको 0 भी लगाओगे, ये इज इक्वल टू 0। अब जिसको फाइंड करना है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो यहाँ से ये वाला 2 पहले 0 के पास जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये +2 और x 5 को भी कहेगा भाई चलो तुम भी मेरे पास से हट जाओ। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 के पास जाकर डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू जो है 2/5 आ जाएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने 1 बाय 1 देख कर करना है, क्योंकि 5.2 भी दिया है। बाज दफा जो बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, वैल्यूज को इधर उधर लेकर जाते हुए। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन दी गई है 2x² + 5x + 3 = 0। अब यहाँ पे कह रहा है P और Q जो है वो अगर हमारे पास आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन हो तो P + Q मतलब क्या कह रहा है? यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड करें। अगर ये है सम ऑफ रूट P + Q फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, समझ लेना आप इसको। देखें, पढ़ा है ना अल्फा प्लस बीटा, तो क्या फॉर्मूला होता है? -B/A। अगर वो कह देता कि प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब P एंड Q अगर पूछ ले यहाँ पे इस तरह करके, अगर वो P इंटू Q पूछता तो फिर आपका जो फॉर्मूला होता वो होता C/A। ठीक है, देखते ही आप बता देते 3/2 आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पे उसने आपसे पूछा कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करें, तो B-B/A। तो अब आप देख लें इसके अंदर जो गिवन इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है हमारे पास? ये दी गई है ना 2x² 5x + 3। तो पहला वाला कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 2 है, तो A आपके पास 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5 विच इज B।
एंड कांस्टेंट टर्म इज सी इज 3। अब हमसे क्या पूछा, माइनस बी, माइनस फॉर्मूला का हो गया, ठीक है, और बी की वैल्यू 5 है, और अपॉन ए आपके पास क्या दिया गया है बच्चे 2, तो -5/2 आपका आंसर है, जो कि यहाँ दिया गया है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा जी, नाउ और नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, आपने पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ा है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो उसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, मजीद उसको ना उसके हिस्से बना सकते हैं, जो भी हिस्से उसके बना सकते हैं, जब तक हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं ले आए। अगर इन केस अगर कोई आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है, तो हम उसको प्रॉपर में करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड के जरिए हम उसको पहले प्रॉपर बनाएंगे, देन फिर डिकम्पोज करें। समझ में आया ये वाला सवाल? क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखें बेटा, अगर आपने अपने एमसीक्यूज अच्छे करने हैं ना, तो मेरे चैनल पर जितने भी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स हैं ना, वो जाके आप जरूर वॉच करें। कोशिश करूंगी प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूं। अगर आप वो सारा जाकर देख लेते हैं, तो आपको सिर्फ एक एमसीक्यूज नहीं, उससे रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो फिर आपको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन पता होगा, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी पता होगा, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह आप लोग टैकल करते जाओगे। ठीक है, तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने मेहनत करनी है। जरूरी नहीं कि हम इसने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के ये वाले करवा दिए तो जी यही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप सबको पता है, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, तो समझा भी देती हूँ थोड़ा सा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि प्रॉपर का मतलब क्या है, 1/2। अब न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर है आपके पास, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है, अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, तो उसमें हमारे पास हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, या 5/5 करो, देखो इक्वल भी हो सकता है। अगर न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, या न्यूमिनेटर इक्वल है डिनोमिनेटर के, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, डिवीजन मेथड के जरिए जो है उसको प्रॉपर तरीके, पार्शियल फ्रैक्शन ऑलवेज मेक द प्रॉपर फ्रैक्शन, बस आपने ये याद रखना है। तो फिर हमें डिवीजन वाले मेथड के जरिए जो है फिर उसको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा, देन फिर हम उसको आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये चेक करना कि क्या वो प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, तो ये सारी चीजें जो है आप अपने पावर से जो है चेक कर रहे होते हो। पार्शियल द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। ठीक है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब रिपीटेड वैल्यू। देखो, अगर एक डेटा में बार बार एक जो है वो वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, तो वो हमारे पास हमारा मोड है। देखो, अब आप कहेंगे मिस यहाँ पर तो आपने दो वैल्यूज जो है रिपीट कर दी है, 4 भी 2 टाइम आ रहा है, बच्चे उमूमन हाईएस्ट वैल्यू को लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 2 टाइम आया है, 4 भी 2 टाइम आया है, तो हमारे पास ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो वैल्यूज रिपीट हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है। अगर सिर्फ 4 होता जो रिपीट हो रहा होता 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम वट एवर, तो हम 4 को मॉड तो कह देते, लेकिन वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती वो यूनी मॉडल होती। अब हमारे पास हमारा जो है टू मोड आया है ना हमारे पास, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाई मॉडल है। देखो भाई, इस तरह से 2-3 एमसीक्यूज ये भी कवर हो गए। अभी फिलहाल इसका आंसर आपके पास क्या है, आपका मोड ही इसका आंसर है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे वो ये भी तो पूछ सकता था कि आपके पास क्या यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या बाई मॉडल क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। दो मोड आ जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बाई मॉडल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, और दो मोड भी हो सकते हैं। अगर कोई वैल्यू दे दी जाए, दो वैल्यू एक जैसी आ रही हो, कहे जिसमें मोड क्या है, तो आप ये मत समझना कि 4 बड़ा था और 3 छोटा था, तो जो ज्यादा दोनों रिपीट हो रहे थे 2 टाइम, लेकिन जो बड़ा था उसको आपने लगा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आप सबको मालूम है। अच्छा जी, दीज ऑफ द फॉलोइंग्स आर द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब हमारे पास ये साइड्स दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन साइड्स में से हमें बताना है कि कौन सी साइड बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की है, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, चले हम कर, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। हमने ये बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है आप सबको पता है कि दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। लॉन्गेस्ट साइड कभी भी चेंज नहीं होता, हमारा परपेंडिकुलर और हमारा जो बेस है वो अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज हो सकता है, पर हमारा जो स्लोप है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे,
चलें इसको हम परपेंडिकुलर कर देते हैं, इसको हम बेस कर देते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अब अगर हम फर्स्ट वन बाय वन हम सबको रखकर चेक करेंगे और जो हमारी वैल्यू इसके ऊपर लाई कर गई तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पहली वाली कंडीशन हमने क्या कहा, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट वैल्यू जो है वो 5 है ना, हाइपोटेन्यूज 5 कर दो, परपेंडिकुलर को 4 कर दो और बेस को 3 कर दो, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, इस जगह का स्क्वायर करें, तो वो इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर करने को के बाद उसको ऐड करने के बराबर आएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। देखो कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के वो इक्वल आना चाहिए, मतलब इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद ऐड करें तो वो इस वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन राइट है, नहीं होगा तो सेकंड ट्राई करेंगे, फिर ये ट्राई करेंगे, कोई ना कोई इसमें से लाई करेगा। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास हमारा 5 है, हमने वैल्यूज को पुट किया, परपेंडिकुलर हमारे पास हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर, और बेस हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 प्लस 9 25 और ये भी 25, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, ठीक है भाई। अगर देखो हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर किया, बेस का स्क्वायर किया, इन दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट है। इनकेस अगर ये ना राइट होता, आगे पीछे एग्जामिनर घुमा फिरा के दे दे तो आपकी किस्मत अच्छी, तो फर्स्ट आपको मिल गया कि बुक में भी आई थी कि फर्स्ट में ही राइट है। अगर आगे पीछे कर भी दे देता है तो फिर आपको वैल्यूज और भी दे सकता है चेंज करके, तो आपको आना चाहिए। अच्छा, द बाइसेक्टर ऑफ एन बाइसेक्टर टू इक्वल पार्ट में तोड़ देना एंगल को। आगे क्या कहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो। देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आ रही हो ना, तो याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें तमाम साइड्स आपस में क्या होती हैं, तीनों इक्वल होती हैं। अगर वो एक साइड का एंगल पूछ ले तो 60 होता है, पूरा सम पूछ ले इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो 180 होता है। देखो ये इसकी तमाम साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं, तो क्या रेशो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा क्या? चाहे वो अपोजिट साइड ही क्यों ना हो तो 1:1 लगेगा, याद रखिएगा। जो आपके पास आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहाँ पे बात कर रहा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप इसको 1:1 के रेशो से ही कट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तमाम एंगल्स आपस में इक्वल है, तमाम साइड्स इक्वल है, तो रेशो भी सेम ही होगा। A ratio is an example of curved, simple and closed figure. ना तो वो ओपन होती है, इसमें भी ओपन है, इसमें भी ओपन है, नॉन सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है इसका, ठीक है जी। आगे आ जाओ, क्या कहा जा रहा है, द लाइन टचिंग टू अ सर्कल एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपके पास टेंजेंट, ठीक है ना भाई। देखो यही होती है ना टेंजेंट लाइन, चलो टेंजेंट पर टिक लगा लो। अ सर्कल विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसा सर्कल जो सारी जो है वो उसको टच करता हुआ जा रहा है। देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके अंदर की साइड्स को टच कर कर मतलब अंदर से गुजरने वाला ट्रायंगल वो सर्कल पूछ रहा है, तो वो कहलाता है इंस्क्राइब। अब यहाँ पे इन सर्कल दिया हुआ है, इन सर्कल भी कहा जाता है इसको, इसको इंस्क्राइब भी कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये ऐसा होता कि इसकी वर्टिसेस को छू के गुजरने वाला ट्रायंगल पूछ लेते कि ऐसा ट्रायंगल जो ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की वर्टिसेस, ये वर्टेक्स है ना, इन वर्टिसेस को छू कर गुजरे ऐसे बाहर की तरफ बनने वाला, तो वो सर्कमस्क्राइब होता। अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें यहाँ से और ये इस तरीके से बाहर की तरफ बनने वाला, ये एक्सक्राइब होता है। समझ में आ रहा है ना भाई आपको? तो ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी है इस साल, क्योंकि 19.5 जो है वो आपकी रिड्यूस कर दी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसफर तो नहीं आने वाला। तो ये इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब दोनों प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बनाना सीखें। एक सवाल यहाँ से आपका लॉन्ग का कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, और एक आपका इनवर्स वाला क्वेश्चन होगा। ये मैट्रिसेस चैप्टर से 2 हो गए, तीसरा जो है वो आप थ्योरम 23.1 और 2 करके जाए इंशाल्लाह, 1 वाला तो आएगा ही आएगा। आगे आ जाता है नेचर ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 is not equal to 0 is determined by discriminant delta is equals to 4 b square minus 4 a, सीनस की वैल्यू होती है ना, डिस्क्रिमिनेंट आएगा यहाँ पे नेचर ऑफ रूट के बारे में। अच्छा जी, आगे क्या कहता है, इन यूनिट सर्कल ऑफ पॉइंट एक्स एंड वाई साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेटा सिंपल सी बात है, अगर वो साइन थीटा की बात कर रहा है ना फॉर पॉइंट एक्स ऑन वाई ऑन यूनिट, जो है अगर हम उसकी बात कर रहे हैं यूनिट सर्कल के ऊपर, तो द साइन थीटा इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट।
तो साइन थीटा बेसिकली y होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे वो आपसे पूछ ले थोड़ा सा चेंज करके इसको, इन यूनिट सर्कल फॉर पॉइंट x एंड y एंड cos थीटा जो है, अगर cos की बात करेगा तो cos फिर थीटा के लिए आप x पॉइंट को जो है वो अपने यूनिट सर्कल पे चूज करोगे ना, फॉर द पॉइंट x या y ऑन द यूनिट जो सर्कल है इसके ऊपर, तो आप लिखोगे द cos थीटा इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है y की, तो आप साइन थीटा की, तो साइन थीटा जो है इस पे y, थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास आपका राइट होगा। अच्छा जी, सॉरी। अब यहाँ पे आ जाता है, अब बाकी आपके सारे क्वेश्चंस अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है जी। अब देखिए इस प्रैक्टिकल सेंटर के ना कुछ इन्होंने ऐसा क्वेश्चंस दे दिए गए जैसे कि ये आ गए हैं नोन्स वगैरह, तो आप कर लिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। अगर इस तरह कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आ जाता है तो एक दो सवाल करने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को जो है ना ये थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवाई हैं। आप मेरा टारगेट पेपर भी फॉलो कर सकते हैं, इंशाल्लाह 110% आपका पेपर उसमें से ही आएगा, ठीक है जी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, ज्यादा से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह जबरदस्त इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए उस्तानी जी को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।